जी, नीतीश कुमार के लिए ये दूसरा मौका है जब वो इस तरह के आयोजन पर नहीं पहुंचे हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी यानी जब वो संसदीय सीट वाराणसी से अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे, तब भी नीतीश कुमार वहां नहीं गए थे और सवाल उठ रहा था कि नीतीश कुमार आखिर वहां क्यों नहीं पहुंचे। अब एक बार फिर चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार के न पहुंचने पर ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या अब नीतीश और नायडू के बीच भी ठन गई है। आप जानते हैं कि इस वक्त की एनडीए सरकार यानी जिसके मुखिया प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो नीतीश और नायडू इन दो एंड फैक्टर्स के सहारे ही चल रही है और इन दोनों का इस सरकार में बने रहना बहुत जरूरी है। लेकिन आज की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के लिए चंद्रबाबू नायडू खास हैं और नीतीश कुमार को वो भाव नहीं मिल रहा है जिसकी उन्हें अपेक्षा थी। अब इस पर सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार क्या चाह रहे थे, किस बात से वो नाराज हैं और चंद्रबाबू नायडू से उनकी क्यों ठन गई है और इससे एनडीए सरकार को किस तरह का खतरा है। क्या आंध्र प्रदेश की एनडीए और जो केंद्र में एनडीए सरकार है वो एक साथ चलेंगी और जो बिहार की एनडीए सरकार है उसमें थोड़ा अलगाव दिखेगा। ये सारे सवाल आज हमारे सामने मौजूद हैं और इन्हीं पर आज हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं हमारे ऑनलाइन एडिटर अमरिंदु उपाध्याय जी। अमरिंदु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार। हम जैसी चर्चा कर रहे थे अमरिंदु जी, अभी लगातार जब से एनडीए सरकार गठित हुई है, ये दो एन फैक्टर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इन दोनों का रोल काफी अहम है इस सरकार को बनाए रखने में और उतना ही अहम है कि प्रधानमंत्री इन दोनों को एक समान भाव दें, यानी दोनों को एक जैसी तवज्जो दें। लेकिन आज की जो तस्वीरें सामने आई हैं, चंद्रबाबू नायडू के लिए तो आज काफी खास दिन था। वो चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वो 24वें मुख्यमंत्री बने हैं आंध्र प्रदेश के और इस मौके पर उनका परिवार मौजूद था और इसके साथ ही मोदी का भी वो परिवार मौजूद था, जिसे आज ही अब मोदी ने कह दिया कि अब परिवार मत लिखो, अब वो हमारा काम पूरा हो गया है। खैर, वो एक अलग बात है कि मोदी इतने जल्दी परिवार से बिदक क्यों जाते हैं, क्यों परिवार छोड़ देते हैं या छोड़ने की सलाह देते हैं, ये एक अलग सवाल है। लेकिन अभी मोदी के परिवार में ये जो एनडीए परिवार नया नया बना, इसमें क्या दो नए सदस्य जो जुड़े हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, क्या इन दोनों के बीच ठन चुकी है, क्यों ठन गई है? आखिर नीतीश कुमार क्यों नहीं पहुंचे चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में, जबकि इसमें अमित शाह, नितिन गडकरी, ये लोग तो थे ही, एकनाथ शिंदे थे और चिराग पासवान थे, अनुप्रिया पटेल थी, यानी वो लोग जो एनडीए के सदस्य हैं। जब वो लोग पहुंचे जो गैर भाजपाई दल हैं लेकिन वो एनडीए के साथ हैं, जब वो पहुंच सकते हैं तो नीतीश कुमार के न पहुंचने की क्या वजह हो सकती है? क्यों नीतीश कुमार नहीं पहुंचे? क्या नाराजगी है नीतीश कुमार की? क्या अभी जो मंत्रालयों का बंटवारा हुआ है उसमें नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा है क्योंकि तेजस्वी यादव ने बोल दिया झुंझुना, उसके बाद संजय सिंह ने बोला झुंझुना, अखिलेश यादव ने भी झुंझुना। आपने तो ये बात कही भी थी कि इस समय इंडिया गठबंधन के सारे दल एक जैसी जुबान बोल रहे हैं और झुंझुना सारे लोगों ने बोला, तो क्या नीतीश कुमार के कानों में ये झुंझुने की आवाज जरा ज्यादा तेज पड़ गई है? क्योंकि कयास ये भी लग रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में जब बीजेपी शामिल है, मतलब महज 8 सीटें हैं उसके पास और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को 135 सीटें मिली हैं, टीडीपी को क्लियर मेजोरिटी है, उसके बावजूद एनडीए सरकार कही जा रही है आंध्र प्रदेश में, टीडीपी की सरकार नहीं कही जा रही है। यानी कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू यहाँ पर मोदी को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं और मोदी भी उनको उतनी तवज्जो दे रहे हैं। ऐसे में क्या नीतीश कुमार खुद को महसूस कर रहे हैं कि उनको किनारे लगा दिया गया है, क्योंकि बिहार में तो सरकार पहले ही बन चुकी है। मोदी को अब शायद उतनी जरूरत नीतीश कुमार की बिहार में नहीं लग रही है। क्या वजह आप देखते हैं कि नीतीश कुमार आखिर क्यों नहीं पहुंचे चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में? देखिए सुमित्रा जी, होता ये है कि जब एक ही गठबंधन में कोई दो सहयोगी होते हैं और दोनों की बैसाखियों पर सरकार टिकी होती है तो दोनों बैसाखियां अपना महत्व ज्यादा बताने की कोशिश करती हैं। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों की बैसाखी पे ये सरकार टिकी हुई है और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी थोड़ी मजबूत है नीतीश कुमार की बैसाखी के मुकाबले, यानी कि चंद्रबाबू नायडू के पास सांसदों की संख्या नीतीश कुमार के सांसदों के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा है। जाहिर सी बात है कि चंद्रबाबू नायडू का अपर हैंड कहा जा सकता है संख्या बल के हिसाब से, क्योंकि एनडीए में वो नंबर 2 के पार्टनर हैं, यानी कि वो बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा सांसदों वाले दल हैं चंद्रबाबू नायडू की पार्टी। नीतीश कुमार नंबर 3 की पार्टी है और लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरीके की बातें सब चलती रहती हैं तो उससे नीतीश कुमार के ऊपर नरेंद्र
मोदी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं और इंडिया गठबंधन के लोगों ने जिस तरीके को उनको बातें कही नीतीश कुमार को लेकर के, और केसी त्यागी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं और प्रवक्ता भी हैं जेडीयू के, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का ऑफर जो था वो इंडिया गठबंधन की तरफ से दिया हुआ है। यानी कि नीतीश कुमार ने एक तरीके से स्वयं जो है वो एक अपने ऊपर जो है वो कहा जाए अविश्वास की खाई जो है वो चौड़ी कर दिया, अविश्वास जो है वो पैदा कर दिया नरेंद्र मोदी के मन में लेकर के कि नीतीश कुमार किसी भी समय टिच कर सकते हैं और इस सरकार को गिरा सकते हैं। अब गिराएंगे या नहीं गिराएंगे वो एक अलग का मसला है, गिराने की स्थिति होगी नहीं होगी, उतनी क्षमता होगी या नहीं होगी, वो एक अलग मसला है। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के नरेंद्र मोदी के मन में संदेह जो था उठ गया, और संदेह को कुछ मतलब ये कुछ उसी दिन गया था जिस दिन पटना से दिल्ली आ रहे थे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ एक ही फ्लाइट में आए। पहले पीछे बैठे हुए थे तेजस्वी यादव, फिर बाद में तेजस्वी यादव जब उतरते हैं फ्लाइट से तो मालूम पड़ता है कि वो नीतीश कुमार के बराबर में बैठे हुए हैं। अब बातें बीच में क्या हुई होंगी उसको लेकर के तमाम खबरें भी चलना शुरू हो गई थी कि नीतीश कुमार को कोई ऑफर दे दिया गया है, कोई बात हो गई है और वो जा रहे हैं, बहुत सारी बातें जो थी होने लग गई थी। इसके बाद नीतीश कुमार का एक तरीके से जो अपमान किया गया है मंत्रिमंडल में उनको सीटें देकर के जिस तरीके से, उससे लगता है कि नीतीश कुमार काफी ज्यादा आहत है। एक सांसद वाले जीतन राम मांझी को कैबिनेट मिनिस्टर दे दिया गया है, जबकि नीतीश कुमार के 12 सांसदों वाला दल जो है वो एक तरीके से झुंझुना पकड़े हुए हैं और जो मंत्रालय दिए गए हैं वो भी सारे झुंझुना वाले हैं। कहा तो नीतीश कुमार ये आशा लगाए हुए थे कि गृह या वित्त में से कोई उनको मिल जाएगा, क्या वो वित्त नहीं मिलेगा तो कम से कम रक्षा मंत्रालय ही मिल जाएगा, स्पीकर मिल जाएगा, वो भी उनको कुछ होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो नीतीश कुमार काफी ज्यादा अंदर से नाराज बताया है। फिर ये आशा थी कि कम से कम रेल मिल सकता है, कि चूंकि रेल जो है वो बिहार के पास रहा है लगातार, कई लोगों के पास, नीतीश कुमार भी रेल मंत्री मतलब खुद स्वयं रेल मंत्री रहे, लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री रहे हैं और रामविलास पासवान भी रेल मंत्री रहे, तो ये उससे पहले ललित नारायण मिश्रा रेल मंत्री रहे। तो बिहार से चूंकि कई रेल मंत्री आते रहे हैं तो ये एक तरीके से उनको आशा थी कि रेल मंत्री का पद उनको मिल जाएगा उनकी पार्टी को, लेकिन वो भी नहीं मिला। ऊपर से लोगों ने जले पे नमक छिड़कना शुरू कर दिया कि इनको तो मत्स्य मंत्रालय दे दिया गया है, अब जाकर के वहां मछलियां पकड़ो, मछलियों को चारा खिलाओ। तो इससे नीतीश कुमार काफी ज्यादा आहत बताए जाते हैं कि वो काफी ज्यादा आहत है। और उधर चंद्रबाबू नायडू के लिए जिस तरीके से पीछा पीछा जा रहा है एनडीए जिसको कहा जाता है, या नरेंद्र मोदी पीछे पीछे जा रहे हैं, अब ये लगता है शायद नरेंद्र मोदी को या भारतीय जनता पार्टी को कि अगर नीतीश कुमार अकेले चले भी जाएंगे तो नीतीश कुमार के सहारे भी सरकार को बचाया जा सकता है, सरकार अकेले चलाई जा सकती है। ये शायद कोई उनके मन में सोच हो रही होगी। अब ये कोई मामला है कि नहीं है इसको हम नहीं कह सकते, ये भी कोई इस तरह का मामला है कि नहीं है, नीतीश कुमार जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन को प्रधानमंत्री बना रहा है कि नहीं बना रहा है। हालांकि जयराम रमेश ने और केसी वेणुगोपाल ने उसने साफ कर दिया था कि हमने इस तरह की कोई नहीं दी, हमारे पास इस तरह की कोई सूचना नहीं। हालांकि इस तरह की चीजें जो होती है जाहिर सी बात है कि प्रेस के सामने खड़े होकर के नहीं बताई जाती है कि हमने फलां को ऑफर दे दिया है, फलां को ये हानि की हो रही है या होने जा रहा है। जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बातें हुई होंगी और पीछे से कुछ ना कुछ बातें हुई होंगी, चूंकि एनडीए पर दबाव बनाने के लिए केसी त्यागी ने जो खोल दिया कि इंडिया की तरफ से हमको मिला हुआ ऑफर है, उससे बीजेपी सतर्क हो गई ऐसा लगता है और नीतीश कुमार को लेकर के उसके मन में फिर संदेह पैदा हो गए। तो ये चीजें हो सकता है कि वहां चल नहीं हो, नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा कम हो गया हो और ये सोचा जा रहा हो नीतीश कुमार खुद चले जाते हो बेहतर है, या फिर जो आगे देखा जाएगा। या ये भी हो सकता है सर्वज्ञा जी कि नीतीश कुमार की पार्टी के ऊपर अमित शाह ने काम करना शुरू कर दिया हो और नीतीश कुमार को यह भनक मिल गई हो कि ये जेडीयू के ऊपर काम कर रहे हैं, फिर ये जेडीयू के सांसदों को थोड़ी बीजेपी में मिला लेंगे, नीतीश कुमार फिर से जो देखते हुए रह जाएंगे। तो हो सकता है इस तरह की चीजें भी शुरू हो गई हो, तो नीतीश कुमार उससे सतर्क हो गए हो, नीतीश कुमार इससे नाराज हो गए हो, तो इसमें वो जाकर के नहीं गए हो चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में। सिर्फ चंद्रबाबू के नहीं, वो वहां भी उड़ीसा भी नहीं गए हैं जबकि जाना चाहिए था। तो ये जिस तरीके की चीजें अब हो रही हैं नीतीश कुमार के साथ में, या नीतीश कुमार जो चीजें कर रहे हैं, उससे ये बात एक तरीके से साफ समझी जा सकती है कि एनडीए में कुछ सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है। सर मित्रा जी, मजे की बात यह है कि हम लोग तो इस पर लगातार चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन जो कॉर्पोरेट मीडिया है और जो मोदी मीडिया कहा जाता है, वो भी आज ये चर्चा कर रहा है कि क्या एनडीए में सब ठीक ठाक है, नीतीश कुमार क्यों नहीं पहुंचे। वहां भी ये चर्चाएं शुरू हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि ये चर्चाएं जो है बेसिर पैर की नहीं है, कहीं ना कहीं आग है, तभी धुआं उठ रहा है। नीतीश कुमार अंदर ही अंदर खुदबुदा रहे हैं और अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ करने जा रहे हैं, शायद कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, जिसकी भनक बीजेपी को भी है, या बीजेपी नीतीश कुमार के साथ कुछ बड़ा करने जा रही है और उसकी भनक नीतीश को है। अब दोनों में से क्या चीजें हैं, ये सब और सब खबरें आएंगी,
पुष्ट खबरें आएंगी तब हम उसको बताएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ बड़ा होने जा रहा है और नीतीश कुमार एनडीए में अब अपने को सहज नहीं पा रहे हैं। कोई बड़ी घटना जो है वो पहले भी हो सकती है सर। जी बिल्कुल, और अगर कोई ऐसी बड़ी घटना होती भी है तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी का इतिहास पलटे या जेडीयू का यानी नीतीश कुमार का इतिहास पलटे तो दोनों लगभग एक ही जैसे हैं। कब किसको दगा दे जाए, कब किसका साथ छोड़ जाए, कोई ठिकाना नहीं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि धुआं तो उठ चुका है, आग कहीं ना कहीं लगी हुई है और उस धुएं में फिलहाल कुछ स्पष्ट बाहरी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरीके से मीडिया कवरेज अब होने लगे हैं और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उनसे ये पता चल रहा है कि कोई बड़ी खिचड़ी जो है वो पकनी शुरू हो चुकी है। अब जब पूरा पकवान बनेगा तो वो किस तरह का पकवान बन के निकलेगा ये देखने वाली बात है। लेकिन अभी इस बीच जो अभी हम जो तस्वीरें देख रहे हैं, एक बड़ा मजेदार वीडियो सामने आया है चंद्रबाबू नायडू और अमित शाह का। ये आप देख सकते हैं कि अमित शाह कार से उतरे और यहाँ वो चंद्रबाबू नायडू को एक बुके थमाते हैं। उनसे हाथ मिलाने के बाद दिख तो रहा है कि बहुत गर्मजोशी है, लेकिन वो कितनी गर्मजोशी है ये बुके के आदान प्रदान में समझ में आती है। यहाँ पर इन दोनों ने तस्वीरें खिंचाई, बुके गया वापस सुरक्षा कर्मी के पास, वो पलटते हैं, मंच सामने आ जाते हैं जेपी नड्डा और वही बुके फिर उनके हाथ में आ जाता है। सबसे अमीर पार्टी है अमलेंदु जी बीजेपी, कोई ऐसी कमी नहीं है पैसों की, खूब धन है उसके, तो कोई खाते भी सीज नहीं हुए कांग्रेस जैसे। इतना धन है, इतना फंड मिला हुआ है और उसके बाद पीएम केयर्स फंड और इलेक्टोरल बॉन्ड का तो हम लोग हिसाब ही नहीं लगा पाएंगे। उसके बावजूद एक बुके खरीदने में इतनी कंजूसी, या ये कंजूसी मित्रता दिखाने में हो रही है, दरियादिली नहीं दिखा पा रहे यहाँ पे अमित शाह और जेपी नड्डा। क्या चंद्रबाबू नायडू को ये बताया जा रहा है कि देखो एक ही बुके से काम चला लो, जैसे अभी 2 मंत्रालय से काम चला लो, उससे ज्यादा की उम्मीद मत रखना, लोकसभा अध्यक्ष पद पर निगाह मत रखना। और नीतीश कुमार जो अगर अलग नाराज हो रहे हैं तो ठीक है, वो नाराज होते रहे, लेकिन यहाँ हम आपके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आए हैं, इसी को अपना बड़ा वो समझना, उपकार समझना, क्योंकि यही अमित शाह थे जिन्होंने ये कह दिया था कि चंद्रबाबू नायडू के लिए दरवाजे बंद हैं। और इन्हीं चंद्रबाबू नायडू के साथ पीएम मोदी के बीच जो इन लोगों के बीच आरोप प्रत्यारोपों का खेल चला है वो एक अलग किस्म की कहानी है। उसके बावजूद आज मोदी भी मंच पर जब उनको चंद्रबाबू नायडू ने बुके दिया, उसके बाद जिस तरह से गले लगाया, बिल्कुल हाथ पकड़ के खींच के गले लगाते हुए दिखे पीएम मोदी। क्या लग रहा है अमलेंदु जी, ये किस तरह का खेल आंध्र प्रदेश में चल रहा है? और ये जो बुके का आदान प्रदान है, हमने संसद भवन में भी वो दृश्य देखा था जब ओपी राजभर थे शायद, जिन्होंने मैं गलत हूं तो आप सुधार दीजिएगा, आवाज नहीं आ रही आपकी। ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य थे। जी 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 बिल्कुल ठीक है। तो वो वही बुके जो है घुमा फिरा के सुरक्षा कर्मी से लेकर दे दिया था। हो सकता है हड़बड़ी में लाना किया तो उन लोगों को ये खबर भी नहीं हुई होगी कि एनडीए संसदीय दल की इतने जल्दी बैठक होगी और मोदी इतने जल्दी सीएम पीएम चुन लिए जाएंगे, ये खबर नहीं रही होगी, बुके लेने की उनको हड़बड़ी रही होगी। लेकिन यहाँ पर तो अमित शाह पूरी तैयारी से उनको आना चाहिए था, या कम से कम अमित शाह और जेपी नड्डा मिलकर एक साथ वो बुके हाथ में थमा देते। लेकिन यहाँ पर बुके देने में जो कंजूसी दिखी है, इस कंजूसी का कारण आपको क्या लगता है? ये कंजूसी दिलों में है दोस्ती को लेकर कि भाई इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखना, क्या लगता है अमलेंदु जी आपको? सर मित्रा जी, लगता है कि इन फूलों में कांटे बहुत ज्यादा हैं, ऐसा लगता है। और फूल तो जो है वो पता नहीं महक रहे हैं कि नहीं महक रहे हैं, लेकिन कांटे जो है निश्चित तौर पर चुभ रहे हैं। दोनों तरफ इसको साफ तौर पर समझा सकता है। देखिए समिता जी, यहाँ बाकायदा प्रहसन पूरा किया गया है कि जैसे गाड़ियों से दूसरा बुके निकाला जा रहा है, इस तरह की कोशिश की गई है। सुरक्षा कर्मी उस बुके को लेता है और फिर गाड़ी का दरवाजा खोलता है, चुपके से फिर बिना कुछ निकाले वो वही बुके जो है दूसरे सुरक्षा कर्मी को पकड़ा देता है, ये देखिए। और फिर वही जो है आ जाता है, यानी ये दिखाने की कोशिश की जाती है कैमरे में पकड़ा जाए तो ये बताया जा सके कि गाड़ी से दूसरा बुके निकल करके आया था, लेकिन वो कैमरा ने उसने पकड़ लिया, वो रिलीज भी हो गया कि किस तरीके से आया। और ये जो है देखिए ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य जो है ये किस तरीके से 14 सेकंड के अंदर ही यहाँ तो घूम गया है बुके, और वहां 30 सेकंड में ही बुके घूमा है अमित शाह के यहाँ। तो यानी इतनी जल्दी अगर बुके घूम रहे हैं तो समिता जी साफ तौर पर समझा जा सकता है कि इन गुलदस्तों में फूल नहीं कांटे ज्यादा हैं, और इसको अच्छे तरीके से समझ भी रहे हैं। दूसरी जो मजे की बात है वो ये है समिता जी कि जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, शायद उसका निशान जो है वो साइकिल है, जो कि निशान जो है यहाँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का है। अब यहाँ बीजेपी समाजवादी पार्टी की साइकिल को गालियां देती है, वहां जाकर के साइकिल पे बैठी हुई है, ये देखा जा सकता है।
जो सरकार बन रही है वहां जो इसको कहा जा रहा है कि अब एनडीए की सरकार है, चंद्रबाबू नायडू की सरकार नहीं कहा जा रहा है, तो उस एनडीए की सरकार में चंद्रबाबू नायडू के जो पुत्र हैं नारा लोकेश और चंद्रबाबू नायडू दोनों ये घोषणा कर चुके हैं कि वहां मुसलमानों को आरक्षण मिलता रहेगा, वहां हज हाउस बनाया जाएगा, मुसलमानों को लेकर के बहुत सारी चीजें की हैं। बीजेपी उस सरकार में शामिल है, यानी बीजेपी का वहां समर्थन चंद्रबाबू नायडू की इन सारी चीजों को है। आप केंद्र में जो है मुसलमानों के साथ बुरा बर्ताव करेंगे, उनके साथ आप एक तरह से कहा जाए कि उनको अछूत बना करके आप पेश करेंगे और वहां जाकर के आप चूंकि चंद्रबाबू नायडू के साथ में हैं और आपको वहां बताना है कि आप भी वहां सरकार में शामिल हैं, तो आप वहां इस तरह की चीजें करेंगे, तो ये दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से जो है कुल मिलाकर के समझा जा सकता है। लेकिन गुलदस्तों के पीछे की कहानी जो है शर्मित्रा जी, वो काफी कुछ कहती है। ये गुलदस्तों का आदान प्रदान जो है, मुझे लगता है कि इसमें कांटे बहुत ज्यादा है। फिर मैं इस बात को दोहराऊंगा, अब ये कांटे किसको चुभने वाले हैं और ये कांटे चुभा कौन रहा है, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल जो चर्चाएं हैं शर्मित्रा जी, चर्चा ये है कि वो जो डी पुरंदेश्वरी हैं, जो इनकी साली भी हैं चंद्रबाबू नायडू की, उनको शायद लोकसभा अध्यक्ष बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और इसके लिए शायद चंद्रबाबू नायडू को राजी करने की कोशिशें की जा रही हैं। पीछे उसके ये है कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी एक तीर से दो निशाने भी करना चाहती है और चंद्रबाबू नायडू भी इस बात को समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ क्या करना चाहती है। डी पुरंदेश्वरी जो हैं, वो जब चंद्रबाबू नायडू ने एनटी रामाराव से सरकार छीनी थी, मतलब उनके खिलाफ विद्रोह किया था, डी पुरंदेश्वरी जो थी वो चंद्रबाबू नायडू के साथ नहीं गई थी। बाकी पूरा परिवार जो था चंद्रबाबू नायडू का, सारे पुत्र पुत्रियां सब चले गए थे, डी पुरंदेश्वरी अलग नहीं थी। उसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गई थी, कांग्रेस से वो 2 बार सांसद भी नहीं, मंत्री भी नहीं, लेकिन वो सक्रिय राजनीति में आंध्र प्रदेश की एक तरीके से कहा जाए, मतलब राज्य की राजनीति है, उससे वो एक तरीके से दूर नहीं थी। लेकिन इस चुनाव में डी पुरंदेश्वरी ने वहां बीजेपी के लिए अच्छा काम किया, वहां से जीत करके भी आई है। अब अगर भारतीय जनता पार्टी डी पुरंदेश्वरी को वहां कुछ प्रमोट करती है, तो एक तरीके से कहा जाए कि वो चंद्रबाबू नायडू और डी पुरंदेश्वरी के बीच की जो कड़वाहट है वो फिर से पैदा हो सकती है। और वो हो सकता है कि चंद्रबाबू नायडू को शायद ये लगे कि डी पुरंदेश्वरी के जरिए भारतीय जनता पार्टी चंद्रबाबू नायडू के साथ भी वही करना चाहती है और चंद्रबाबू नायडू ने एनटी रामाराव के साथ किया था और जिसको लेकर के नरेंद्र मोदी ने चंद्रबाबू नायडू के ऊपर काफी तंज किया था 2019 में। तो ये चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ एक तरीके से देखा जाए तो चंद्रबाबू नायडू काफी सतर्क नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि ये शर्त पे इसलिए राजी हो गए हो कि अगर वो लोकसभा की अध्यक्ष बन जाती हैं डी पुरंदेश्वरी, तो फिर वो राज्य की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगी, चूंकि वो पद की गरिमा का थोड़ा सा हिसाब किताब होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में कौन कितने पदों की गरिमा रखता है वो देखना होगा। जब प्रधानमंत्री स्वयं पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखते हैं, उनके तमाम राज्यपाल जो है वो सीधे सीधे राजनीतिक बयान देते हैं, तो ये समझा जा सकता है कि वहाँ पद की गरिमा का कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन डी पुरंदेश्वरी चूंकि उस परिवार से आती है जिसका एक गंभीर राजनीतिक एक तरीके कहा जाए वो धारा है, वो चाहे वो एनटीआर की हो चाहे चंद्रबाबू नायडू की हो, इस तरीके की जिस तरीके की बीजेपी की उच्छृंखल धारा है उस तरीके की टीडीपी की या चंद्रबाबू नायडू की या पुरंदेश्वरी की या एनटीआर की वो उस तरीके की लीजेसी नहीं है। तो हो सकता है पुरंदेश्वरी जो है वो राज्य की राजनीति से फिर अलग हो जाए, तो शायद चंद्रबाबू नायडू उसमें तैयार हो जाए। नीतीश कुमार के नाराज होने का एक कारण ये भी हो सकता है कि क्या चंद्रबाबू नायडू ने कोई डील जो है वो स्पीकर पद को लेकर के बीजेपी के साथ कर ली है और नीतीश कुमार से नाराज हो कि बीजेपी सबसे पहले जो काम करेगी वो नीतीश कुमार की पार्टी के ऊपर करेगी और चंद्रबाबू नायडू ने एक तरह से कहा जाए वो नीतीश को जो है वो धोखा दे दिया स्पीकर की डील को लेकर के। शायद ये कारण हो सकता है कि नीतीश कुमार अंदर से बहुत ज्यादा नाराज इस समय चंद्रबाबू नायडू से भी हो गए हो कि हमको एक साथ रहना था और बीजेपी के ऊपर दबाव बनाना था, लेकिन आपने बीजेपी से इसको लेकर के समझौता कर लिया, यानी कि नीतीश की डील जो है वो कमजोर हो गई। स्पीकर भी नहीं मिला, रेल मंत्रालय भी नहीं मिला, सीसीएस में एंट्री भी नहीं मिली और जो मंत्रालय मिले भी हैं तो मछली पकड़ो मछलियों को दाना खिलाओ, वो मंत्रालय जो जाकर के मिले हैं। तो हो सकता है नीतीश की नाराजगी का ये कारण भी एक रहा हो समितारी। लेकिन राहुल की भविष्यवाणी ये सच होती साबित हो दिखाई पड़ रही है कि ये सरकार अपने अंतर विरोधों से ही खुद गिर जाएगी। तो चीजें बीजेपी के अंदर और बीजेपी के बाहर यानी एनडीए में शुरू हो गई हैं, उससे ये साफ तौर पर समझा जा सकता है समितारी। जी बिल्कुल, राहुल ने भविष्यवाणी बिल्कुल सही की थी और हम लोग ने तो ये देखा भी है
कि राहुल गांधी जब जब उन्होंने जो जो बातें कही हैं वो सही साबित हुई हैं, चाहे नोटबंदी को लेकर, जीएसटी को लेकर, लॉकडाउन को लेकर, कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर, उनकी कही हर बात वक्त आने पर सही साबित हुई है। और इसीलिए हम यहाँ ऊपर लिख भी रहे हैं कि राहुल की भविष्यवाणी हुई सच, और उनकी भविष्यवाणी ये थी कि ये सरकार अपने ही अंतर्विरोधों से घिरी हुई है। और अभी सरकार को गठित हुए 4-5 दिन भी नहीं हुए हैं और इसके अंतर्विरोध अभी से सामने आने लगे हैं। नीतीश और नायडू में ठनी ये जो बात हम लिख रहे हैं, आज इस पर हम जो चर्चा कर रहे हैं, ये कोई हवाई चर्चा नहीं है और इसके साक्ष्य भी हमारे सामने मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री मोदी के साथ तो मंच पर आ रहे हैं, उनके पीछे पवन कल्याण है जो मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन नीतीश कुमार इस पूरे दृश्य में कहीं नहीं है। बेशक चंद्रबाबू नायडू का शपथ ग्रहण समारोह था, लेकिन एनडीए सरकार यानी केंद्र की एनडीए सरकार में नीतीश कुमार भी एक अहम धड़ा हैं। लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अविश्वास की है। एक अविश्वास जो बीजेपी को लेकर है और दूसरा अविश्वास अब चंद्रबाबू नायडू को लेकर है, क्योंकि इन सब का राजनीतिक अतीत यही बताता है कि ये किसी के सगे नहीं है और ये केवल मतलब की दोस्ती करने वाले लोग हैं। ये सबके सब एक जैसे हैं और जहां सब लोग एक जैसे होते हैं वहां पर एक दूसरे के पीछे अविश्वास भी उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सब जानते हैं कि कोई किसी का सगा नहीं है और ये परिवार तो बिल्कुल ही नहीं है। और नरेंद्र मोदी ने आज अच्छा भी किया जब उन्होंने ये कह दिया कि अब ये परिवार शब्द भी हटा लो, जो चीज नहीं है वो नहीं है, वो सामने साबित हो चुकी है। आपने जो 2019 का जिक्र किया था, तो मैं कुछ इसमें मोदी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान, मतलब 2018 में चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए से नाता तोड़ा था और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने पे केंद्र सरकार सहमत नहीं थी। 2014 का चुनाव साथ में लड़ा था चंद्रबाबू नायडू ने, लेकिन 2018 में अलग हो गए, तो जाहिर है 2019 में अलग ही लड़ा। और इस बार जब उन्होंने आंध्र प्रदेश की सत्ता पर फिर से वो जो काबिज हुए हैं जगनमोहन रेड्डी के बाद, तो वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने फिर से आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का वादा लोगों से किया है। यानी अब मोदी सरकार पर अभी एक दबाव वो बनाएंगे कि अब मैं आपके साथ आया हूं तो आपको मेरा ये वादा पूरा करना होगा। अभी देखने वाली बात है कि मोदी उनके इस वादे को पूरा करते हैं या नहीं करते, या फिर चंद्रबाबू नायडू को 2018 वाला कदम उठाना पड़ेगा, यानी एनडीए को टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा। और जब 2019 का लोकसभा चुनाव हो रहा था तो दोनों नेताओं ने, यानी चंद्रबाबू नायडू और पीएम मोदी, दोनों ने एक दूसरे पर खूब तंज कसे थे, बड़ी बड़ी बातें कही थी। मोदी ने तो यहाँ तक कहा था कि चंद्रबाबू नायडू बार बार कहते हैं कि वो मुझसे सीनियर हैं, वो दल बदलने में सीनियर हैं, अपने ससुर की पीठ में छुरा घोंपने में सीनियर हैं। और यहाँ पर मोदी ने नायडू को लोकेश का पिता भी कहा था। नारा लोकेश के पिता हैं, तो चंद्रबाबू नायडू के लिए मोदी ने एकदम स्पेसिफिकली लोकेश का पिता ये शब्द इस्तेमाल किए थे। और इस पर पलटवार करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा था, लोकेश मेरा बेटा है, आपका कोई बेटा नहीं है, आपका कोई परिवार नहीं है, आपने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। ये चंद्रबाबू नायडू के शब्द थे। यानी जो बातें लालू प्रसाद कहते हैं और जिस पर पूरा मोदी के कहने पर पूरा उनके बीजेपी समर्थक और नेता मोदी का परिवार लिखने लगते हैं, चंद्रबाबू नायडू ये बात पहले ही कह चुके हैं। लेकिन तब भी मोदी ने ये ऐसा नहीं किया था। तब उन्होंने 2019 में मोदी का परिवार लिखने नहीं कहा था किसी को, क्योंकि तब भी उनको चंद्रबाबू नायडू से शायद ये उम्मीदें रही हो। लालू प्रसाद जी से तो बिल्कुल ही उम्मीद नहीं कि वो कभी बीजेपी के साथ आएंगे, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के लिए संभावनाएं खुली रखी थी मोदी ने। और दूसरी ओर अमित शाह ने भी फरवरी 2019 में घोषणा कर दी थी कि नायडू के लिए एनडीए के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। लेकिन अमित शाह भी जानते थे कि राजनीति में हमेशा जैसा कोई शब्द नहीं होता है। जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता और जो किया जाता है वो कहा नहीं जाता। ये राजनीति का उसूल है, बीजेपी वाली राजनीति का उसूल है। यहाँ राहुल गांधी जैसे लोग नहीं हैं जिन्होंने कह दिया कि डरो मत, तो डरते ही नहीं। फिर यहाँ पर डरने वाले लोग मौजूद हैं एनडीए में और बीजेपी में। तो आपको क्या लगता है अमरेंदु जी, ये जो चंद्रबाबू नायडू ने पलटी मारी, नीतीश कुमार यानी अमित शाह ने पलटी मारी कि दरवाजे खोल दिए, बंद रखे थे फिर खोल दिए, मोदी ने जो कहा कि परिवार लोकेश का पिता। और आपको मैं एक और चीज बताऊं कि आज नारा लोकेश ने तीसरे नंबर पर शपथ ली, यानी पवन कल्याण जो उप मुख्यमंत्री बने और उसके बाद चंद्रबाबू नायडू के बेटे ने शपथ ली। अब बीजेपी को यहाँ पर परिवारवाद नहीं दिखाई दे रहा है। पर इसी परिवारवाद पर कल राहुल गांधी का एक ट्वीट आया था और मैं चाहती हूँ कि अगर हमारे प्रोडक्शन टीम वो आज का एक ट्वीट दिखा दे, जो तेजस्वी यादव ने भी आज एक ही ट्वीट उसी तरह का किया है। ये देखिए, ये तेजस्वी यादव लिख रहे हैं कि राजनीति में परिवारवाद के सबसे बड़े संरक्षककर्ता
पालनकर्ता और ये पोषणकर्ता ही परिवारवाद पर लंबा चौड़ा भाषण प्रवचन देते हैं। और यहाँ पर उन्होंने जो मोदी का परिवारवाद लिखकर HD कुमारस्वामी और तमाम लोगों के, किरण रिजिजू और खड़से और जयंत चौधरी और सबके नाम जो दिए हैं और इन सब की पारिवारिक पृष्ठभूमि भी बता दी है। तेजस्वी यादव लिख रहे हैं कि उनकी कथनी और करनी के सफर को हमारे महान मतलब देश को की महान जनता मंजूर नहीं करेगी। ये कुछ इस तरह की बात, ये जो तेजस्वी यादव का ट्वीट है इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। अमलेंदु जी, यहाँ जो राहुल गांधी ने जो बात कही परिवारवाद को लेकर, जिस तरह का एक ट्वीट किया था उसी तरह का ट्वीट आज तेजस्वी यादव कर रहे हैं। इधर तेजस्वी यादव का ट्वीट आता है, उधर नारा लोकेश जो है वो शपथ ले रहे हैं और उस शपथ ग्रहण में खुशी खुशी मोदी शाह भी शामिल हो रहे हैं। परिवारवाद क्या यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा? वहां इस शपथ ग्रहण में चिराग पासवान भी शामिल हुए, अनुप्रिया पटेल भी शामिल हुए, ये भी परिवारवाद के उदाहरण है। आपको क्या लगता है अमलेंदु जी की मोदी की कथनी और करनी का ये अंतर जो बताया है तेजस्वी यादव ने, और मोदी की कथनी और करनी का अंतर जो हम चंद्रबाबू नायडू के मामले में देख रहे हैं, ये क्या एनडीए में कितने दूर तक ये चल पाएगा? क्या इस देश की जनता इसको समझेगी? क्या राहुल गांधी जो बातें बोल रहे हैं कि ये अपने ही अंतर विरोधों का शिकार हो जाएगी एनडीए? आपको क्या लगता है कितना वक्त लगेगा एनडीए को बिखरने में और कब तक ये साथ रह पाएगी जो माहौल इस समय बना हुआ है? देखिए समिता जी, नरेंद्र मोदी ने जब चंद्रबाबू नायडू के लिए कहा था कि आप सीनियर हैं और सीनियर कायम है, जो बातें गिराई इसमें कहा था कि अपने ससुर की पीठ घोंपने में आप सीनियर हैं, मतलब कि आप अपना जो नेता है उसकी पीठ घोंपने में आप सीनियर हैं। इसके साथ ही ये कह दिया था मोदी ने, उसका अगर उलट करके देखा जाए कि मोदी भी पीठ में छुरा घोंपने में माहिर है लेकिन छुरा चंद्रबाबू नायडू से कम है, इसका ये अर्थ भी निकाला जा सकता है। तो अब देखना ये है समिता जी की जो सीनियर जूनियर की लड़ाई है, इस सीनियर और जूनियर की लड़ाई में कौन किसकी पीठ में छुरा घोंपता है। नरेंद्र मोदी पहले कामयाब होते हैं कि चंद्रबाबू नायडू पहले कामयाब होते हैं, ये देखना होगा। लेकिन ये भीतरघात की चीजें निश्चित तौर पर चल रही और आगे चल चुकी, मतलब ये आगे बढ़ती हुई हमको दिखाई देंगी। यहाँ भी जो है कोई परिस्थितियां ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि बीजेपी का जो अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है समिता जी, वो ये रहा है कि वो अपने सहयोगियों को ही सबसे पहले खत्म करती है, जिसके साथ वो आगे बढ़ती है, उस जिसके कंधे पे आगे बढ़ती है उसको ही खत्म करती है। उसने बीजू जनता को देखिए खत्म कर दिया। बीजू जनता लगातार 10 साल से पर्दे के पीछे से मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहा था। इसी तरीके से YRCP जो है वो भी मोदी जी की और बीजेपी की पर्दे के पीछे से मदद कर रही थी 10 साल से, और दोनों का जो एक तरीके से देखा जाए तो वो समापन हो गया है, खत्म हो गए हैं। इसी तरीके से शिवसेना के साथ जो बीजेपी ने किया वो सबके सामने है, JDU के साथ भी जो कर रहे थे वो भी सबके सामने है। तो ये सबके सामने है कि बीजेपी क्या करती है। तो अब देखना ये है समिता जी कि चंद्रबाबू नायडू की जो राजनीति अपने ससुर के खिलाफ विद्रोह करके शुरू हुई थी, वो नरेंद्र मोदी से किस तरीके से निपटते हैं कि साथ रह करके, और वो है ना कि तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई। तो जिनके साथ मोहब्बत की हुई है, यानी गले में जो आपने अजगर लिपटा हुआ है, तो इसमें अजगर कौन बनता है और निवाला कौन बनता है अजगर का, ये देखना होगा कि कौन किसको जो है हजम कर जाता है। चंद्रबाबू नायडू बीजेपी को हजम कर जाते हैं कि बीजेपी चंद्रबाबू नायडू को हजम कर जाती है, ये बड़ा देखने वाली दिलचस्प चीज होगी। और ये काफी चीजें अंदर से चल रही हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अभी तक कोई उस तरीके का जनाधार नहीं है कि वो वहां कोई बड़ी ताकत बन सके। जो भी उसको वहां सफलता मिली है वो चंद्रबाबू नायडू को कंधे पे चल करके मिली है। लेकिन ये स्थितियां तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी के साथ थी। बीजेपी महाराष्ट्र में भी कोई ताकत नहीं थी, उसकी जो ताकत बनी थी वो शिवसेना के कंधों पर चढ़ कर बनी थी। और 25 साल तक लगातार गठबंधन बनने चलने के साथ, और जिस तरीके से छल किया गया उद्धव ठाकरे के साथ बीजेपी के द्वारा, उनकी पीठ में छुरा घोंपा गया, वो साफ तौर पर बताता है कि ये किस तरीके की राजनीति बीजेपी कर सकती है, किस हद तक ये जा सकती है। तो बीजेपी की इस राजनीति में क्या चंद्रबाबू नायडू माफ कर दिए जाएंगे? मुझे लगता है कि ऐसी कोई संभावनाएं नहीं है कि चंद्रबाबू नायडू जो है वो इसमें माफ कर दिए जाए, उनको कोई माफी मिल जाए। तो बीजेपी करेगी उनके साथ भी वही जो उद्धव ठाकरे के साथ किया या नीतीश के साथ करने वाली थी, या और लोगों के साथ किया, चिराग पासवान के साथ किया, करेगी उनके साथ भी। लेकिन पहला निशाना जो होंगे मुझे लगता है वो शायद नीतीश कुमार हैं, और नीतीश कुमार को इसकी भनक लग गई है कि पहला निशाना नीतीश कुमार होने जा रहे हैं। और नीतीश कुमार की नाराजगी चंद्रबाबू नायडू से ये हो सकती है कि ऐसे समय में आपको हमारा साथ देना चाहिए था, और आप जो है बीजेपी के साथ डील अपनी पक्की कर रहे हैं, यानी आप
एक तरीके से कहा जाए जो क्षेत्रीय दलों का प्रभाव होना चाहिए। दो बैसाखियां जो है उन दोनों बैसाखियों के बीच आप तालमेल बना के नहीं चल रहे हैं और आप एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। तो हो सकता है नीतीश कुमार की नाराजगी हो, लेकिन कुल मिलाकर के जो चीजें जो परिस्थितियां बन रही है उसमें साफ तौर पर समझा जा सकता है समिता जी की ये सरकार चूंकि अविश्वास पर टिकी हुई है, किसी को भी एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं है, तो ये सरकार इसी अविश्वास की खाई में ही जाकर के गिर जाएगी और ये लंबे समय तक नहीं चलनी है। अब देखना ये है कि किसका अविश्वास पहले सामने आता है, कौन पहले जो है वो एक तरीके से कहा जाए वो पीठ में छुरा घोंपने के एक दूसरे के काम करता है, ये देखना होगा। मुझे लगता है कि इसकी पहल जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही होगी, चूंकि उसका जो एक तरीके से कहा जाए चाल चरित्र चेहरा है वो सब इसी तरीके का है, सहयोगियों के साथ खिलवाड़ करने का जिस तरीके का। तो पहला दांव जो है मुझे लगता है ये बीजेपी चलेगी और शायद पहला निशाना जो है वो नीतीश कुमार की पार्टी होगी। बिल्कुल, एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई विस्फोट होने वाला रहता है और बस इंतजार होता है, टिक 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 चलता रहता है। तो वो कब ये इस तरह का भीतर घात वाला जो एक धमाका है वो कब होगा, इसका इंतजार अभी से होने लगा है और इसके कयास जो लगने लगे हैं। अगर ये सारी बातें हो रही हैं तो निश्चित ही इसके पीछे जो खबरें आ रही हैं उनका बड़ा आधार है। और जिस तरीके से मंत्रालयों के बंटवारे में नरेंद्र मोदी ने अपनी पुरानी हनक बरकरार रखते हुए अमित शाह को गृह मंत्री दे दिया और उसके बाद जो बाकी वित्त मंत्रालय जिनके पास था, निर्मला सीतारमण उन्हीं के पास बना रहा, रक्षा मंत्रालय जिनके पास था वो राजनाथ सिंह वैसे ही बने हुए हैं। ये सारी चीजें मतलब एक भी महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार को नहीं मिला। वो दोनों अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो उनको मुख्यमंत्री पद मुबारक हो ये बोलकर अब बीजेपी ने शायद ये रणनीति बना ली है कि धीरे से अब इधर लोकसभा अध्यक्ष भी अपनी पसंद का बना ले बीजेपी और उसके बाद ये जो तोड़फोड़ वाला खेल है वो शुरू हो जाए। और ऐसा बिल्कुल होगा तो उसमें कोई आश्चर्य जरा भी नहीं होगा, इतिहास यही बता रहा है। और अभी जो खबरें आ रही हैं, जैसे आज ही अब बीजेपी के जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार में विजय सिन्हा, उनका ये जो बयान आया है कि एनडीए परिवार पूरी तरह से एकजुट है, कहीं भी कोई किंग मेकर नहीं है, हर कोई देश के लिए काम कर रहा है। कल हमने मदन सैनी की बात सुनी थी जो जेडीयू नेता थे और उनका ये बयान था कि इच्छाएं तो अनंत है और रेल मंत्रालय और कब किसको कौन सा विभाग मिले ये नीतीश कुमार तय करेंगे। आज उसके बाद विजय सिन्हा का ये बयान आ जाता है कि कहीं कोई किंग मेकर नहीं है। यानी अगर चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ नीतीश कुमार अपने आप को ये मान रहे हैं कि मेरे कारण अगर एनडीए सरकार बनी हुई है, खड़ी हुई है, क्योंकि ये फैक्ट भी है कि उनके विधायकों के, उनके सांसदों के कारण जो एनडीए का आंकड़ा है वो बहुमत के पार पहुंचा हुआ है। नीतीश कुमार हाथ खींच लेते तो एनडीए का गठन नहीं हो पाता, इसलिए किंग मेकर तो उनको कहा जा सकता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन विजय सिन्हा ने आज ये जो बात कह दी है कि आप किंग मेकर, मतलब इशारों में ही सही लेकिन बता तो दिया है। तो ये जो हम लिख रहे हैं कि नीतीश और नायडू में ठनी है, अमलेंदु जी क्या है इसमें जो विजय सिन्हा जैसे लोगों के जो बयान आ रहे हैं या अमित शाह की बात आपने कही थी कि उनको नीतीश कुमार को ये भनक शायद लग चुकी है कि अमित शाह अपने मिशन पर लग गए हैं। जिन लोगों ने कर्नाटक से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी पूरी कोशिश कर ली थी ऑपरेशन लोटस की और बिहार में ऑपरेशन लोटस नहीं चलाया, उन्होंने सीधे सीधे नीतीश कुमार को ही अपने साथ शामिल कर लिया बजाय इसके कि वो जदयू को तोड़ते। लेकिन इसके पहले भी उनके चिराग पासवान की पार्टी को मतलब उनको चाचा भतीजा में दरार डालने का काम हुआ हो, या उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया कि आपके मतलब उनके कारण जो मतलब बीजेपी के भीतरघात के कारण मुझे हार मिली है, ये उपेंद्र कुशवाहा का कहना है। इधर यूपी में भी अब ये दरार दिखने लगी है संगीत सोम और संजीव बलियान के पीछे, जो मतलब हम ये चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से बीजेपी के इन दोनों नेताओं के बीच की किसके कारण किसको हार मिली और वहां पर क्या फैक्टर रहे। लेकिन इसमें संगीत सोम का एक बड़ा बयान सामने आया है जयंत चौधरी। अब ऐसे में मतलब एक और बात उठ रही है कि किस तरह आरएलडी के कारण हारे, एनडीए में एक घटक दल है दो ही सांसदों के कारण, लेकिन वहां पर भी एक बीजेपी की नाराजगी दिख रही है। और इधर जो नीतीश कुमार को लेकर जो बातें कह दी गई जिसमें ये बोल दिया गया कि किंग मेकर कोई भी नहीं है और हम पूरा परिवार एकजुट है, ये सब कहने के क्या अर्थ निकाले जाएं? क्या बीजेपी ने अपना काम शुरू कर दिया है? क्या नीतीश कुमार को किनारे लगाने की मतलब एक एक करके, जैसे वो होता है कि खिचड़ी गर्म है तो किनारे से खाना शुरू करें ताकि धीरे 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 सब कुछ खत्म कर पाए। तो क्या यहाँ पर सबसे पहले नीतीश कुमार को खत्म करने की कोशिश है या
आरएनडी को खत्म करने की कोशिश है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह तो भारत रत्न हो गए हैं, जयंत चौधरी को एक वो मिल गया कि ठीक है आपने मेरे दादा को बना दिया, लेकिन अब उनका क्या होगा, क्योंकि बीजेपी अपने सांसद विधायकों की बात सुनेगी या जयंत चौधरी को भाव देगी। और दूसरी बात, उधर नीतीश कुमार को वो किस तरह से किनारे लगाएगी, क्योंकि अगले साल बिहार में भी चुनाव होने हैं। और ठीक है, आंध्र प्रदेश में तो 8 सीट लेकर भी एक मंत्री बना दिया, लेकिन बिहार में अभी उसको बड़ा भाई बनने की उसकी तमन्ना है अभी बीजेपी की। इसके लिए क्या वो नीतीश कुमार को किनारे करेगी, सबसे पहले उन्हें खत्म करेगी, क्या लगता है आपको? देखिए समिता जी, बिहार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का सपना हमेशा से रहा है और वहां वो लगातार प्रयास करती रही है। नीतीश कुमार की जो स्थिति इस समय एनडीए में है और खासतौर से जो केंद्र सरकार में जो उनके जिस तरीके से कहा जाए उनकी बैसाखी पे टिकी हुई है केंद्र सरकार, ऐसे में नीतीश कुमार को लगता है कि वो शायद भारतीय जनता पार्टी से अब और बार्गेन करने की स्थिति में है और नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहेंगे, बीजेपी को कम सीटों पर लड़ाना चाहेंगे। इधर बीजेपी ये बात समझ रही है कि अगर हमारी इसी तरीके से निर्भरता रही नीतीश कुमार के ऊपर तो बिहार की सरकार में भी वो छोटे भाई की तरीके से रहेंगे और केंद्र में भी जो है उनकी निर्भरता नीतीश कुमार के ऊपर रहेगी। तो बीजेपी इस काम पे लगी हुई है किसी भी तरीके से नीतीश कुमार को निपटाया जाए। और चूंकि नीतीश कुमार पहले ही जो है एक तरीके से देखा जा सकता है कि वो किस तरीके से अविश्वसनीय हो चुके हैं और पलटूराम उनको जिस तरीके से कहना शुरू हुआ, उसको एक तरीके से अच्छे से समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार की स्थिति अब जनता में क्या हो जाएगी अगर नीतीश कुमार फिर कोई पलटी मारते हैं, क्या करते हैं या कुछ और करते हैं। तो नीतीश कुमार का अब ये कहा जा सकता है समिता जी कि उनके हाथ में एक तरीके से कहा जाए बैसाखी होते हुए भी उनका जो प्रारब्ध है वो अच्छा नजर नहीं आ रहा है कि नीतीश कुमार जो है उनकी कहा जाए कि जो स्थिति है वो कोई बेहतर होगी आगे आने वाली राजनीति में, इसको देख करके समझा जा सकता है। नीतीश कुमार के पास ये अवसर था कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ न जा करके अभी जो थे वो इंडिया गठबंधन की तरफ स्विच कर जाते और ये कहते कि चूंकि गठबंधन की नींव मैंने रखी थी और मैंने यहाँ पहली बैठक की थी तो इसलिए मैं अपने मूल गठबंधन की तरफ लौट के जा रहा हूँ। सरकार बनती या नहीं बनती में एक अलग का मसला था और आपके पास भारतीय जनता पार्टी से असहमति की वजह भी थी कि आप असहमति अपनी दर्ज कर सकते थे। आज आप किस आधार पर अपनी असहमति दर्ज कर पाएंगे जब आपने बिना शर्त एक तरीके से समर्थन दे दिया? तो आपके पास अब एग्जिट का कोई निकलने का कोई रास्ता भी नहीं बचा कि आप कोई आधार बना करके उस सरकार से निकल पाए। तो नीतीश कुमार की मुझे लगता है कि दुर्गति जो है वो शायद होगी अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ वो और रहते हैं। तो ये आने वाला समय बताएगा किस तरीके से होती है उनकी दुर्गति नहीं होती है। लेकिन बीजेपी की अपनी जो रणनीति है वो तो एक तो पहले नीतीश कुमार को मजबूर करेगी कि आप जब तक सरकार चला रहे हैं और उसके बाद भी जब चुनाव आएगा बिहार का तो आप कम सीटों पर लड़ेंगे और बीजेपी ज्यादा सीटों पर लड़ेगी। अभी तो एक ये दबाव बनाया जाएगा और उसके बाद चूंकि अब केंद्र में सरकार बन चुकी है बीजेपी की और अगर मान लीजिए बिहार में चुनाव होता है और वहां भी कोई ऐसी स्थिति होती है सरकार नहीं बनती है बीजेपी की या बनती भी है बीजेपी की तो वहां पे बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, फिर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। तो नीतीश कुमार के सामने अभी कहा जाए तो सबसे ज्यादा गंभीर चुनौतियां नीतीश कुमार के सामने हैं। अभी नीतीश कुमार इसको किस तरीके से निपटते हैं, ये नीतीश कुमार की अपनी राजनीतिक कुशलता जो है उसके ऊपर निर्भर करेगा कि वो इन सारी परिस्थितियों से किस तरह निपटते हैं। और फिर वही बात कि वो गले में जो अजगर लिपटा हुआ है तो कौन इसमें अजगर बने, दोनों की स्थिति ये देखना होगा कि अजगर की स्थिति बीजेपी की है कि अजगर की स्थिति जेडीयू की है, दोनों में से किसकी है, या दोनों ही अजगर है, दोनों ही एक दूसरे को निकलना चाहते हैं, ये भी हो सकता है, जो भी हो। लेकिन कुल मिलाकर के नीतीश कुमार की स्थिति अच्छी इस समय नहीं समझी जा सकती है। नीतीश कुमार को एक तरीके से देखा जाए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से भी झटका दिया है तो नीतीश कुमार को ये समझ में आ गया है कि ये कार्रवाई जो है अगली उनकी पार्टी के ऊपर बीजेपी कुछ ना कुछ करेगी, काम कुछ ना कुछ करेगी। तो नीतीश कुमार इसीलिए दुष्ट भी एक तरीके से नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि दूसरा समझता ये है कि जो सरकारें उठाने और गिराने की चीजें हैं वो सिर्फ यहीं शुरू नहीं हो गई हैं, ये चीजें दूसरी जगहों पर भी शुरू हो गई हैं। अभी तक हमने सुना था, देखिए विधानसभा लोकसभा चुनाव से पहले जो एनसीपी के नेता है छगन भुजबल, उन्होंने कहा था कि ये 400 पार का नारा जो ये कौन सा वो कहा था उन्होंने कि वो नारा तो जो है ये 400 पार के नारे से भी ज्यादा खतरनाक है, इस तरीके का उनको शब्द कहा था। कल एकनाथ शिंदे ने कहा है कि 400 पार के नारे की वजह से हमको नुकसान हुआ और यहाँ महायुति को नुकसान हुआ, क्योंकि इस नारे की वजह से लोगों में ये संदेश गया कि बीजेपी पावर में आएगी तो संविधान खत्म कर देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। ये कह रहे कौन? एकनाथ शिंदे।
और उधर भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र की इकाई ने 14 जून को अपनी बैठक बुलाई है अपनी पार्टी की, और उसमें वो तय करने जा रही है कि आगे की रणनीति उसकी क्या होगी और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ उसके संबंध किस तरीके के होंगे। तो आप समझ सकती हैं समिता जी कि ये बीजेपी के अंदर जो चीजें सब चल रही हैं, ये सिर्फ तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश में ही नहीं चल रही हैं, बल्कि ये चीजें महाराष्ट्र में भी चल रही हैं और कई जगहों पर चल रही हैं। तो बीजेपी भी एक तरीके से कई जगह से घिरी हुई नजर आ रही है और बीजेपी हर जगह के हिसाब से अपनी रणनीति अलग अलग तय कर रही है। तो ये चीजें उठना शुरू हो गई हैं और ये बात भी लोगों की समझ में आना शुरू हो गई है कि अगर बीजेपी से अलग होकर लड़ते तो शायद ज्यादा फायदा होता। हो सकता है नीतीश कुमार को भी ये बात समझ में आ रही हो कि अगर हम बीजेपी से अलग होकर लड़ते और जेडीयू के साथ मिलकर के लड़ते तो 40 की 40 सीटों पे कब्जा जेडीयू और आरजेडी का होता। ये हो सकता है नीतीश कुमार को चीजें समझ में आने लगी हो, तो नीतीश कुमार भी फिर उस तरीके का दुश्मन बना रहे हो। तो ये बहुत सी चीजें हैं। तो अब ये क्या आगे जाके ये रूप लेती हैं, ये सारी घटनाएं, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये समझा जा सकता है कि एनडीए में एक दूसरे के प्रति अविश्वास बहुत ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के लोगों में अविश्वास है, तो नरेंद्र मोदी के मन में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर के अविश्वास बहुत ज्यादा है। और जिस तरीके से जयंत चौधरी को बनाया गया है राज्य मंत्री, और लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई आपने किसी जाट नेता को आपने कैबिनेट मिनिस्टर ही नहीं बनाया पूरी कैबिनेट में, और जयंत चौधरी को बनाया भी तो आपने राज्य मंत्री बनाया। एक सीट वाले जीतन राम मांझी जो है वो जो है उनको तो आप बना रहे हैं कैबिनेट मिनिस्टर, और 2 सीट वाले आप जयंत चौधरी को आप बना रहे हैं राज्य मंत्री। तो जयंत चौधरी को लेकर के जो आरोप लगाते सुने जा रहे हैं संगीत सोम, और संगीत सोम के ऊपर आरोप लगाते हुए सुने जा सकते हैं जो केंद्रीय मंत्री रहे और हार गए संजीव बालियान। तो ये सब इत्यादि जिस तरीके की चीजें एनडीए के अंदर चल रही है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप और एक तरीके से एक दूसरे में किसने किसके साथ भितरघात किया, ये सारी चीजें चल रही हैं। इससे एक बात तो समिता जी स्पष्ट होती है, नरेंद्र मोदी कुछ भी लफाजी करते रहे, लेकिन एनडीए के लोग जो हैं और खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की करारी हार हुई है। परिस्थितियों ने बैसाखियों के सहारे सरकार बनवा दी है, लेकिन ये सरकार ज्यादा चलने वाली नहीं है। ये संजीव बालियान के बयान से भी समझा जा सकता है, ये संगीत सोम के बयान से समझाया जा सकता है, ये एकनाथ शिंदे के बयान से समझाया जा सकता है, ये अजीत पवार के बयान से समझाया जा सकता है। तमाम लोग जो जिस तरीके बयान दे रहे हैं उससे इन बात को समझा जा सकता है कि सबके मन में ये बात है कि ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगी। इसकी में जो है राहु दोष है और कौन कौन से दोष होते हैं वो सारे दोष इस सरकार में हैं, और ये जो है काल कवलित हो जाएगी सरकार। इसको लेकर के मुझे लगता है एनडीए के लोग एक मत है कि सरकार का गिरना तय है। सरकार जी बिल्कुल, राहुल दोष है या राहुल की भविष्यवाणी है ये तो, लेकिन राहुल की जो भविष्यवाणी है वो बिल्कुल यही है कि ये सरकार अपने ही अंतर विरोधों के कारण उसका शिकार होगी। पूरे देश में मध्यावधि चुनाव की आशंकाएं या संभावनाएं अभी से उठने लगी हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इस सरकार में अविश्वास का वातावरण है, और जिन नीतीश कुमार पर जो आपने बात कही पलटी मारने वाली, ऐसा नहीं है कि केवल देश में बात हो रही है, पाकिस्तान में भी वहां पे एक टीवी चैनल की चर्चा में एक पत्रकार ने यही कहा कि वो तो पलटी मारने में उस्ताद हैं, और फिर उन्होंने पूरा गिना दिया कि वो कब कहाँ गए और कैसे कैसे उन्होंने पलटी मारी। और एंकर ने ये कहा कि इधर चला मैं उधर चला, ये जो गीत है हिंदुस्तानी फिल्मों का, ये जो है वो शायद नीतीश कुमार के लिए ही लिखा गया हो। यानी अब विदेशों में भी, विदेशी मीडिया में भी इस बात की अगर चर्चा हो रही है, हम पाकिस्तान को रोक तो नहीं सकते कि आप हमारी अंदरूनी राजनीति पर टिप्पणी ना करें, क्योंकि टिप्पणी तो इस समय पूरा विश्व देख रहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो तीसरी सरकार बनी है, जिसके लिए 400 पार का नारा दिया था, लेकिन वो किस कदर कमजोर हो चुकी है ये सरकार, ये अभी से दिख रहा है। और आपने एकनाथ शिंदे के लिए जो कहा, छगन भुजबल ने मेरा ख्याल है ये बात कही थी जब ये जो मनुस्मृति के कुछ छंद तो उस पर छगन भुजबल ने कहा था ये तो 400 पार नारे जैसे से भी अधिक खतरनाक वाली बात है। और ये अब जाहिर हो गया कि एनडीए के उस समय के जो घटक दल थे इनको भी ये बात पसंद नहीं आ रही थी। और अभी जिस तरीके से एक भी मुस्लिम को मंत्री नहीं बनाया गया है, इस पर भी सवाल उठ रहे थे कि मोदी सरकार विपक्ष मुक्त नहीं कर पाई, कांग्रेस मुक्त नहीं कर पाई भारत को, लेकिन अपनी कैबिनेट को उसने मुस्लिम मुक्त कर दिया है। ये अब बात इस बार उठने लगी। और कल संजय राउत ने एक बड़ी सलाह दी है इन दोनों को, यानी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को। संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी ने अपने कोटे से किसी मुस्लिम को मंत्री नहीं बनाया, लेकिन लोग नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से सवाल करेंगे कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आपको अपने कोटे से किसी मुस्लिम व्यक्ति को मंत्री बनाना चाहिए था।
और फिर उन्होंने ये भी जोड़ा कि नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को कोई बड़ा मंत्रालय क्यों नहीं मिला, ये मेरा सवाल है। यानी संजय राउत की जो टिप्पणी है ये एक तरीके से उनको, दोनों नेताओं को ये याद दिलाने की है कि आप देख लीजिए कि आपको क्या स्थान मिला है इस एनडीए सरकार में। और नीतीश कुमार के लिए जो आपने बात कही कि किस तरीके से मोदी या अमित शाह अभी से उनको किनारे करने में जो लगे हुए हैं, और नीतीश कुमार भी इस बात को अच्छे से जानते हैं, जो जिस व्यक्ति ने उनके डीएनए पर सवाल उठा दिया था वो आगे भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। जबकि इंडिया गठबंधन ने हमेशा उनका सम्मान किया था। ठीक है, उनको संयोजक पद का एकदम सबसे पहले ऑफर नहीं मिला या उनको एकदम से कि आप प्रधानमंत्री का चेहरा आप ही होंगे, ये नहीं कहा, लेकिन सम्मान तो इंडिया गठबंधन में सभी का बना हुआ है। नीतीश कुमार को देर अबेर शायद ये बात समझ में आए, और जिस दिन समझ में आएगी और वो अपना समर्थन वापस खींच लेंगे तब माहौल एकदम बदल जाएगा। लेकिन माहौल तो अभी से बदलना शुरू भी हो गया है। आज राहुल गांधी वायनाड पहुंचे अपने संसदीय क्षेत्र, कल वो रायबरेली की जनता को धन्यवाद कहने गए थे। आज वायनाड के लोगों से उन्होंने सवाल किया कि मैं कहाँ रहूं, वायनाड में रहूं या रायबरेली में रहूं, और जाहिर है वायनाड के लोगों ने कहा कि वायनाड। लेकिन इस दौरान राहुल गांधी ने कुछ और अहम बातें भी कही। क्या कहा राहुल गांधी ने, इसको सुन लेते। बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। I can tell you that the government that has been formed in Delhi is a crippled government. ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളോട്, ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് സമ്പൂർണ്ണമായ ഒരു ഗവൺമെന്റ് അല്ല, പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ഒരു ഗവൺമെന്റ് തന്നെയാണ്. The opposition has dealt a fatal blow to the BJP. ബിജെപിക്ക് കഠിനമായ ഒരു അടിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിപക്ഷം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. And you will see that even Mr. Narendra Modi's attitude will have to change. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട്, നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സമീപനം മാറേണ്ടിയിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. Because the people of India have sent him a clear message. കാരണം ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായ ഒരു സന്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. From our perspective, our role of opposition will continue. നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന് പ്രതിപക്ഷം എന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ പങ്ക്, ഉത്തരവാദിത്വം അത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. We proposed an alternative vision for the people of India, a pro-poor, compassionate vision, and we will fight for that vision. ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബദൽ ദർശനം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് അവതരിപ്പിച്ചു. സഹാനുഭൂതിയുള്ള, കാരുണ്യമുള്ള, ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളോട്, ദരിദ്രരോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ദർശനം. അതിനുവേണ്ടി, ആ കാഴ്ചപ്പാടിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പൊരുതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. We are committed to making India a fairer society, a more productive society. കൂടുതൽ ഉൽപാദനക്ഷമമായ, കൂടുതൽ ന്യായയുക്തമായ ഒരു സമൂഹമായി ഇന്ത്യയെ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ തുടർന്നും പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. यहाँ पर बिंदु जी, जो राहुल गांधी ने बातें कही अंग्रेजी में, जाहिर है केरल में है, तो उन्होंने अंग्रेजी में अपनी बात कही जिसका मलयाली अनुवाद हो रहा था, और उसमें राहुल गांधी ये बता रहे हैं कि ये जो सरकार बनी है दिल्ली में वो क्रिपल्ड गवर्नमेंट है, यानी कि वो लुंज-पुंज सरकार उसको बोल सकते हैं, या बैसाखियों के सहारे खड़ी हुई सरकार है। और यहाँ पर उन्होंने ये दावा किया है कि नरेंद्र मोदी को अपना एटीट्यूड चेंज करना ही पड़ेगा, और क्योंकि इंडिया के लोगों ने उनको एक क्लियर मैसेज दे दिया है, साफ साफ एक संदेश दे दिया है, क्योंकि बीजेपी की सीटें जिस तरीके से कम हुई हैं उससे ये संदेश मिल गया। कल भी राहुल गांधी ने एक बड़ी बात ये कही थी कि वाराणसी से अगर मेरी बहन ही चुनाव लड़ जाती तो मोदी जी को जीतना मतलब उनके लिए मुश्किल हो जाता, और मतलब वो हार ही जाते। और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि हम अपना जो अल्टरनेटिव विजन है, जो मतलब हमने लोगों के लिए एक वैकल्पिक हमारा वो जो दृष्टिकोण है वो हम बिल्कुल रखेंगे, और प्रो पुअर मतलब जो गरीबों के हित में जो बातें रहेंगी उसको लेकर हम लड़ते रहेंगे, और हम भारत को एक ज्यादा न्यायपूर्ण और उत्पादक सोसाइटी यानी समाज बनाने के लिए हम जो प्रतिबद्ध हैं उसके लिए हम। राहुल गांधी वायनाड से सांसद हैं, हो सकता है अब वो रायबरेली में बने रहे, वायनाड छोड़े, जो भी हो ये फैसला उनका है, और वायनाड और रायबरेली दोनों के लोगों के लिए वो उतने प्रिय हैं, वो लोग इस फैसले को स्वीकार कर लेंगे। लेकिन यहाँ राहुल गांधी ने जो बड़ी बात की अमरिंदु जी कि हम जो है हम अपना काम करते रहेंगे, यही बात कल जयराम रमेश ने भी ये कही थी कि हम विपक्ष में बैठेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। यानी एक और विपक्ष की पैनी निगाह, जिस विपक्ष के 150 सांसदों को एक झटके में मोदी सरकार ने पिछली बार निलंबित कर दिया था, इस बार ऐसा करना उसके लिए आसान नहीं होगा। विपक्ष पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है, तो एक और मजबूत विपक्ष, दूसरी ओर ऐसे सहयोगी जिन पर
रत्ती भर भी विश्वास नहीं। ऐसे अविश्वास के वातावरण में, ऐसे संदेशपूर्ण माहौल में क्या मोदी अपना तीसरा कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? इस सवाल पर आपका जवाब चाहिए। देखिए समिता जी, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को भी ये भरोसा नहीं है कि वे तीसरा कार्यकाल पूरा कर पाएंगे, और शायद उनकी मंशा भी तीसरा कार्यकाल पूरा करने की नहीं है। और इस तीसरे कार्यकाल को लेकर के ही एक तरीके से कहा जाए समिता जी, उत्तर प्रदेश में जो माहौल बना बीजेपी के खिलाफ और नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उसमें इस तीसरे कार्यकाल के पूरा करने को लेकर के भी बहुत सी चर्चाएं थी। जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने जेल से आते ही कहा था कि ये अपने लिए नहीं, अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं और योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा। तो इसने भी यूपी में इसको हार के तब बढ़ने में बीजेपी की एक बड़ी भूमिका निभाई। तो कुल मिलाकर के मुझको ऐसा लगता है समिता जी कि नरेंद्र मोदी भी स्वयं ये जान चुके हैं कि ये तीसरा कार्यकाल किसी भी हाल में पूरा होने वाला नहीं है, और इंडिया गठबंधन सरकार बना लेगा। वो केवल इंतजार कर रहा है, वो मौका एक देना चाहता है कि उसके ऊपर ये आरोप ना लगे कि साहब इन्होंने जो थी वो जोर तोड़ से सरकार गिरा दी। उसकी तैयारी ये है कि ये सरकार अपने अंतर विरोधों से गिरे, और अपने अंतर विरोधों से जब ये सरकार गिरेगी उसके बाद जो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी वो पूरी चलने वाली सरकार होगी और मजबूत सरकार वो एक तरीके से होगी, चूंकि मुद्दों के आधार पे इंडिया गठबंधन एकजुट है। महत्वपूर्ण बात यहाँ समिता जी है कि चाहे नीतीश कुमार हो चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, दोनों के मुद्दे जो हैं उनके मुद्दे भी इंडिया गठबंधन से मेल खाते हैं। बीजेपी के साथ उनके मुद्दे मेल नहीं खाते हैं, यानी उनकी राजनीति बीजेपी के साथ मेल नहीं खाती है। बीजेपी के साथ उनका जो तालमेल है या उनका गठबंधन है वो एक स्वार्थ बंधन है, और वो स्वार्थों के आधार पर टिका हुआ है। तो जहां भी स्वार्थ किसी के भी पूरे हो जाएंगे या स्वार्थ पूरे नहीं होंगे तो फिर वो वहां से अलग हो जाएगा। तो ये आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं इसको, पूरी इसको लेकर के। तो नरेंद्र मोदी की ये सरकार कार्यकाल तो पूरा किसी भी हाल में नहीं करनी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी अपना जो उनका स्वभाव है उससे बाज आने वाले नहीं है, और बीजेपी का जो चरित्र बन चुका है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो भी उससे बाज आने वाली नहीं है। यानी कि वो जो ऑपरेशन लोटस है वो चलेगा, वो नीतीश कुमार के यहाँ भी चलेगा, वो चंद्रबाबू नायडू के यहाँ भी चलेगा, जयंत चौधरी के यहाँ भी चलेगा, छोटे छोटे और दल हैं उनके यहाँ भी चलेगा, एकनाथ शिंदे के यहाँ भी चलेगा, वो सब जगह चलेगा। वो अपने जो उनके सहयोगी दल हैं उनके यहाँ ही सबसे पहले चलेगा, क्योंकि उन्होंने पहले भी अपने ही लोगों के ऊपर इस तरीके के ये काम किए हैं। तो नरेंद्र मोदी इस बात को लेकर के बिल्कुल आश्वस्त नहीं है कि सरकार जो कार्यकाल पूरा कर पाएगी, और जिस तरीके से उन्होंने मंत्रिमंडल बनाया उसके बाद फिर पोर्टफोलियो बांटे, उससे भी साफ तय हो गया है कि नरेंद्र मोदी जो है वो शायद ये चाहते हैं कि ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। अब वो इंतजार में इसके हैं कि दोष बीजेपी के ऊपर ना आने पाए और दोष सहयोगियों के ऊपर आए कि वो हमसे अलग हो गए। तो अब देखिए यहाँ भी जो है शह मात का खेल जो चल रहा है वो बीजेपी उसके सहयोगियों के बीच में वो ये चल रहा है कि कौन जो है वो अपने ऊपर ये आरोप ले कि दगा उसने किया है। यानी दगा करना सबको है, लेकिन ये कहलवाना नहीं चाहते कि फला ने दगा किया। मतलब दगा नीतीश को भी करना है, दगा चंद्रबाबू नायडू को भी करना है, दगा बीजेपी को भी करना है, मगर तीनों ये कहलवाना नहीं चाहते कि साहब हमने दगा किया था। दोष जो है वो दूसरे के ऊपर रखना चाहते हैं, तो इसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जब परिस्थितियां बना करती हैं समिता जी, तो उसके बाद फिर लोग ये भी भूल जाते हैं किसने दगा किया किसने नहीं किया। कभी कभी होता ही है कि किसी की हुई दगा जो है वो किसी की तो सजा होती है, लेकिन वो देश के हित में जो है वो अच्छा काम हो जाता है तो लोग उसकी प्रशंसा भी करते हैं। तो ये भी हो सकता है कि जिस समय ये दगा करें दल, चाहे नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू, तो उस समय देश इनको एक अच्छी निगाह से देखे कि इन्होंने बीजेपी के साथ सही किया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं है कि किसी भी तरीके से उनकी सरकार जो है 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। मुझे लगता है कि इसकी तैयारी वो कर चुके हैं, ये मन बना करके वो बैठे हैं कि उनको सरकार उनकी जो है वो बीच भंवर में गिर जाएगी। ये भी हो सकता है समित्रा जी कि विश्वास मत हासिल करने से पहले ही सरकार के अंदर बहुत सारी चीजें हो जाए, ये सरकार विश्वास मत भी हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि जिस तरीके से चीजें शुरू हुई हैं और हम लोगों ने सुने हैं तमाम लोगों के बयान, चाहे वो संजीव बालियान का बयान हो, चाहे वो संगीत सोम का बयान हो, चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर के नाराजगी हो, ये सारी चीजें जिस तरीके से चल रही हैं इसको लेकर के साफ तौर पर समझा जा सकता है कि चीजें कुछ ना कुछ अंदर बड़ी घटित हो रही है। हो सकता है कि ये सरकार अपना विश्वास मत भी हासिल नहीं कर पाए और सदन के अंदर जो है पहले संसद सत्र में ही ये सरकार गिर जाए। चूंकि अगर है तो जो कि अभी अजीत पवार का बयान था कि इसी संसद सत्र में 300 हो जाएगा एनडीए, तो 300 कैसे हो जाएगा अगर ऑपरेशन लोटस नहीं चलेगा, तो इसके अलावा तो कोई चारा नहीं है। इसका मतलब कि कुछ ना कुछ अंदर अंदर चल रहा है जिसकी जानकारी अजीत पवार को भी है, और जाहिर सी बात है कि अजीत पवार को अगर इस बात की जानकारी है तो ये जानकारी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार या जयंत चौधरी या जीतन राम मांझी या एकनाथ शिंदे, इनको भी ये जानकारी होगी। ऑपरेशन लोटस की तैयारियां
चल रही हैं, किस तरीके से चल रही है, तो बीजेपी अपना किस तरीके से बहुमत पूरा करना चाहती है। जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह की तैयारियां हैं और चीजें चल रही हैं तो सहयोगी दल जो है बीजेपी के, उनके मन में भी बीजेपी को लेकर के एक शंका है, और वो कब जो है वो विस्फोट का रूप धारण करती है, ये देखना बस बाकी है समिता जी। जी बिल्कुल, कब ये कोई बड़ा खेल होता है एनडीए में, ये अभी देखना बाकी है। सवाल यही है कि नरेंद्र मोदी अपना तीसरा कार्यकाल पूरा करेंगे या नहीं, या उनकी कोई मंशा है भी या नहीं, या केवल वो ऑपरेशन लोटस चलाकर फिर कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। ये सारे सवाल इस समय मौजूद हैं। लेकिन अमलेंदु जी, इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि नरेंद्र मोदी आखिर तीसरा कार्यकाल संभालने के बाद भी ऐसा क्या कुछ कर लेंगे जिससे कि देश में कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा या लोगों को राहत। उनके जो काम है उसमें लोगों के ऊपर कितनी आफतें आई, ये तो हम लोगों ने देखा ही। और अभी जिस दिन वो शपथ ले रहे थे, उस दिन जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी जाने वाले लोगों पर जिस तरह का हमला हुआ, उसके बाद जम्मू कश्मीर में 2 हमले और हो गए। यानी असुरक्षा देश में बढ़ती जा रही है। और यहाँ नरेंद्र मोदी, उनके ट्विटर हैंडल को मैं देख रही थी, एक के बाद एक उन्होंने तमाम राष्ट्राध्यक्षों को, जिन लोगों ने उनको बधाई दी तीसरा कार्यकाल संभालने की, या जिन देशों की वो यात्रा करने वाले हैं, उन्हीं का ये कहना था कि मुझे तो पहले से निमंत्रण मिलने वो शुरू हो गए हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर के लिए कि आप आइए, प्रधानमंत्री के तौर पर हमारे देश में आइए। तो इसकी तैयारी मोदी शुरू कर चुके हैं। सारे लोगों को वो बधाई के लिए शुक्रिया बोल रहे हैं। और इधर अब योग दिवस आने वाला है, तो वो वृक्षासन कैसे किया जाता है, आज इसका एक उन्होंने वो ट्वीट डाला, और उसका एनिमेटेड पूरा नरेंद्र मोदी का एक एनिमेशन जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे वृक्षासन किया जाता है। और वो लिख रहे हैं कि वृक्षासन यानी पेड़ की मुद्रा में किए जाने वाले आसन के कई फायदे हैं। ये शरीर के संतुलन को बेहतर बनाने के साथ ही इसे मजबूती प्रदान करता है। शरीर का संतुलन और मजबूती तो बहुत जरूरी चीज है अमलेंदु जी, लेकिन देश में संतुलन और मजबूती, क्या इस ओर मोदी जी का ध्यान जाएगा? कल मोहन भागवत ये बोलकर अपनी जिम्मेदारी से बरी हो गए कि भाई मणिपुर पर ध्यान देना चाहिए था, 10 साल में ऐसा नहीं हुआ और अब वहां हो रहा है और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। ये बोल दिया मोहन भागवत ने। क्यों वो 2 दिन में ये नहीं बोल पाए कि जम्मू कश्मीर पर भी मोदी को कुछ बोलना चाहिए? क्यों मोदी कुछ नहीं बोल रहे हैं, जबकि वहां के लोग अभी भी मतलब किसी न किसी तरह पीड़ा का शिकार तो हो ही रहे हैं। ये उनकी मजबूती क्या है? ये न गृह मंत्री को इस बारे में कोई चिंता नजर आ रही है, न प्रधानमंत्री को। उनके लिए शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना और लोगों का शुक्रिया कहना वो ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि लोगों के जख्मों पर थोड़ा सा मरहम छिड़के। अमलेंदु जी, देखिए समिता जी, नरेंद्र मोदी का संवेदनहीन चेहरा बार बार सामने आता रहा है। नरेंद्र मोदी जिस तरीके से प्राकृतिक दुर्घटनाओं पे या जो दुर्घटनाएं होती हैं उनके ऊपर किस तरीके से अट्टहास करते रहे हैं, लगातार हम लोग सबने इसको देखा है। राहुल गांधी ने आज ही समिता जी अपना जो उनका यूट्यूब व्हाट्सएप चैनल है उस पर एक पोस्ट लिखी है। वो लिख रहे हैं कि बधाई संदेशों का जवाब देने में व्यस्त नरेंद्र मोदी को जम्मू कश्मीर में निर्ममता से मौत के घाट उतार दिए श्रद्धालुओं के परिवारों की चीखें तक नहीं सुनाई दे रही हैं। रियासी, कठुआ और डोडा में पिछले 3 दिनों में 3 अलग-अलग आतंकी घटनाएं हुई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अब भी जश्न में मग्न हैं। देश जवाब मांग रहा है, आखिर भाजपा सरकार में आतंकी हमलों की साजिश रचने वाले पकड़े क्यों नहीं जाते? तो चाहे वो मणिपुर का मसला हो समिता जी, चाहे जम्मू कश्मीर का मसला हो, और चाहे वो कहीं और का मसला हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ये संवेदनहीनता लगातार दिखाई है। आपको याद होगा कि 2019 में जब पुलवामा हमला हुआ था, उस समय भी नरेंद्र मोदी जो थे वो अपना फोटो शूट करवा रहे थे और नरेंद्र मोदी जो थे वो 5 घंटे तक गायब रहे थे। और जैसा कि वहाँ के राज्यपाल रहे जो और बीजेपी के ही नेता हैं सत्यपाल मलिक, उन्होंने जिस तरीके के उसको लेकर के खुलासे किए, खुलासे बहुत ज्यादा गंभीर हैं। तो हमें नहीं मालूम कि नरेंद्र मोदी की क्या व्यस्तताएं हैं और कितने वो व्यस्त हैं, लेकिन मुझे लगता है कि चाहे वो मणिपुर के मसले पर अगर मान लीजिए जो आरएसएस के चीफ हैं मोहन भागवत, अगर वो भी शिक्षा दे रहे हो नरेंद्र मोदी की सरकार को मणिपुर को लेकर के, तो समझा जा सकता है कि मणिपुर का मसला कितना गंभीर है। हालांकि प्रधानमंत्री ने पूरे चुनाव के अंदर मां शब्द का बहुत इस्तेमाल किया, मंगलसूत्र से लेकर के मुजरा तक वो आए और सारे काम उन्होंने किए, लेकिन मणिपुर भी उनके मुंह से नहीं निकला और महंगाई भी उनके मुंह से नहीं निकला। तो महंगाई मैन जिनको कहा जा रहा है, जो कांग्रेस जिनको बार बार महंगाई मैन कहती है, तो वो महंगाई मैन जो है मणिपुर में भी नहीं बोल पा रहे समिता जी। और जो जम्मू कश्मीर में लगातार 3 घटनाएं हुई हैं उनको लेकर के भी नरेंद्र मोदी अभी तक मौन है। तो कुल मिलाकर के नरेंद्र मोदी की जो संवेदनहीनता है
उसको अच्छे तरीके से समझा जा सकता है कि वो कितने संवेदनहीन व्यक्ति हैं। अब पता नहीं वो देवता है इसलिए संवेदनहीन है या क्या है, जैसा कि उन्होंने कहा था कि वो स्वयं अविनाशी हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सदस्य हैं जावेद अली खान, उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि जब से बंदे ने अपने को अविनाशी घोषित किया है तब से गले में सांप लटक गए हैं। तो ये जो है, अब ये अविनाशी जो बल घोषित किया है तो अब इनमें सांप कौन है ये तो देखा जाएगा। और मुझे याद आ रहा है इसी तरीके से कि जब जनता दल यू जो है वो भी एनडीए छोड़ करके और चली आई थी इसके साथ में, आरजेडी के साथ में, तब भी ये कहा गया था कि 70 साल तक जो थे वो हमारे गले में सांप लटके रहे। तो अब ये सांप कौन है समिता जी, ये तो समय बताएगा आने वाले समय में कौन सांप है, कौन किसके गले में लिपटा हुआ है। लेकिन इतना तय है कि राहुल गांधी की जो भविष्यवाणी है वो भी हमको सच होती दिखाई दे रही है, और नीतीश और नायडू में जिस तरीके से ठनी हुई दिख रही है फिलहाल, इसके दुष्परिणाम बहुत जल्दी सामने आएंगे और ये सरकार अपना कार्यकाल तो किसी आगे पूरा नहीं कर पाएगी। हो सकता है कि इस पहले सत्र में ही विश्वास मत पे जब आए उस समय ही ये सरकार गिर जाए समिता जी, ऐसा भी हो सकता है। जी बिल्कुल, होने को बहुत कुछ हो सकता है और जो संभावनाएं हैं उन्हीं संभावनाओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए, उससे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार क्यों नहीं गए, क्या वजह है। कि ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर उन पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन थोड़ा वक्त वो निकाल सकते थे कि वो चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि अगर वो ये है कि 3 पहिए की गाड़ी अगर एनडीए है तो उसमें अगर सामने का पहिया नरेंद्र मोदी है तो पीछे के 2 पहिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार हैं, और ऐसे में अगर एक पहिया गायब है तो ये गाड़ी कितने दूर तक चल पाएगी और कैसे वो घिसटते हुए चलेगी, ये देखना होगा। फिलहाल अब हम अमरिंदर जी इस चर्चा को यहीं रोकते हैं, क्योंकि तमाम पहलुओं पर हमने चर्चा कर ली है। अब आगे देखना है कि आज चंद्रबाबू नायडू उन्होंने जो शपथ ग्रहण लिया है, आंध्र प्रदेश की सरकार में उनको क्लियर मेजोरिटी है, लेकिन बीजेपी को भी उन्होंने एक मंत्री पद दिया है। क्या है इसके मायने और क्यों बीजेपी आंध्र प्रदेश में किस तरह से अपना आधार बढ़ा सकती है इस कदम के बाद, ये सारे सवाल अभी देखने होंगे। इनके जवाब हमको आने वाले वक्त में मिलेंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो देखने का मसला है वो यही है कि क्या नीतीश और नायडू के बीच अगर ठन गई है, क्या इसका असर एनडीए पर पड़ेगा, और अगर पड़ता है तो क्या राहुल गांधी की भविष्यवाणी वाकई एक बार और सच होती है। तो आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। शुक्रिया अमरिंदर जी आपका, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आज हमारे साथ जुड़े। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।